नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस और लेफ्ट की हुंकार और संविधान के नाम पर संग्राम करने वाले राहुल प्रियंका का रास्ता कैसे रुका गया। साथ ही साथ बेनकाब करेंगे नागरिकता संशोधन कानून पर दंगा भड़काने वालों के चेहरे को। फिर रात 9:27 पर अपनी खास पेशकश में करेंगे पड़ताल, क्यों बात बात में हो जाता है हिंदू मुसलमान। एनआरसी के बाद अब एनपीआर पर क्यों छिड़ा है संग्राम। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले एनपीआर एनआरसी एक दूसरे से अलग अलग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनपीआर पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। डिटेंशन सेंटर के बारे में फैलाया गया झूठ, अल्पसंख्यकों को डराकर फायदों से रखा गया दूर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को मंजूरी। ऐप से होगी 16वीं जनगणना। एनपीआर में कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में चली 5 घंटे तक मैराथन बैठक। आतंकी घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। अमित शाह के साथ कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी। 4 स्टार जनरल को बनाया जाएगा सीडीएस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस की नियुक्ति को बताया ऐतिहासिक। झारखंड में महागठबंधन को जेवीएम का समर्थन। सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड में 27 से 28 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर। हेमंत सोरेन के साथ 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कांग्रेस को 5 मंत्री और स्पीकर पद दे सकते हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली आकर हेमंत सोरेन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जताएंगे आभार। जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। फ्लाईओवर के नीचे फंसा प्लेन ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था प्लेन का स्क्रैप। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद हंगामा। नाराज भीड़ ने 3 बसों में आग लगाई। हादसे में एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य के नीचे। ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। गंगोत्री धाम से लगी टकनौर घाटी में पारा माइनस में लुढ़का। घरों में रखा पानी बर्फ में तब्दील। नदी नाले भी जम गए। उत्तराखंड के चोपता में भी भारी बर्फबारी। करीब 5 फीट तक जमी बर्फ। पर्यटकों की बड़ी संख्या। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का तांडव जारी। जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों में मचाई तबाही। 700 से ज्यादा घर हुए राख। इटली का वेनिस शहर बाढ़ में डूबा। सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। बीते 60 साल की सबसे भीषण बाढ़। करीब 1 बिलियन यूरो के नुकसान की आशंका। पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन के सवाल पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। मीडिया के साथ की बदसलूकी। राहुल और प्रियंका गांधी ने की मेरठ जाने की कोशिश। वापस लौटाए गए। राहुल गांधी ने पुलिस पर बिना आदेश रोकने का लगाया आरोप। नागरिकता कानून के विरोध में फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। कोलकाता में सैकड़ों समर्थकों के साथ किया पैदल मार्च। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज फिर हुआ हंगामा। छात्रों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को घेरा, काले झंडे दिखाए। पुलिस ने जारी किया अलीगढ़ हिंसा का सीसीटीवी वीडियो। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आए उपद्रवी। कानपुर पुलिस ने भी 21 दिसंबर की हिंसा का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे प्रदर्शनकारी। बेंगलुरु पुलिस ने जारी किया हिंसा का सीसीटीवी वीडियो। 19 दिसंबर को बेंगलुरु में हुई हिंसा में 2 लोगों की गोलीबारी से हुई थी मौत। वाराणसी में पुलिस ने 25 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की। नाम पता बताने वालों को दिया जाएगा इनाम। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए। बाबूपुरवा इलाके में हुई थी हिंसा। नागरिकता संशोधन कानून पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। कहा सभी आशंकाओं को दूर करे सरकार। हिंसक प्रदर्शन समस्या का हल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। 5 साल में शिक्षा हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया। 24 घंटे बिजली देने का दावा किया। मारुति के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। खट्टर पर 110 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली की खान मार्केट में जबरदस्त रौनक। क्रिसमस ट्री, खिलौने और हाथ से बने सजावटी सामानों से भरे बाजार।
भोपाल में भी क्रिसमस की रौनक, क्रिसमस ट्री, सेंटा और खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। गोवा में क्रिसमस की जबरदस्त तैयारी, यीशु के स्वागत में सजाए गए सभी चर्च, लोगों में उत्साह। और अब बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर से, जो एनआरसी से नहीं बल्कि एनपीआर से जुड़ी हुई है, क्योंकि सीएए, एनपीआर और एनआरसी तीनों को लेकर देश में जबरदस्त बवाल चल रहा है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर किस तरह तूफान उठा, ये देश ने देखा। राष्ट्रीय स्तर पर जो एनआरसी आया नहीं, उस पर कंफ्यूजन और अफवाह की आग भड़काई गई और शहर के शहर जल उठे। जिस कानून से भारतीयों की नागरिकता पर इंच भर आंच नहीं, उस पर सवालों का अंबार उठा। और आज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई, तो विपक्ष खासकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये एनआरसी की पहली सीढ़ी है। आखिर एनपीआर कैसे एनआरसी से अलग है और एनपीआर क्यों देश के लिए जरूरी है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक बात साफ की। इंटरव्यू में अमित शाह ने अफवाह फैलाने वालों की क्लास लगाई, साथ ही कहा कि जब सरकार के पास आबादी का हिसाब ही नहीं होगा तो जनहित योजनाएं कैसे बनेंगी। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है। सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने उड़िया बच्चे यहाँ रहते हैं, तो उड़िया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी। उन कितने साल से रह रहे, इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता, और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप सीएए के बारे में, मैं सीएए के बारे में कहता हूं। आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन, तो सीएए में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पे हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें।
नागरिकता संशोधन कानून में पूरी तरह यह साफ है कि इससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर हंगामा है कि थम नहीं रहा। आज दिल्ली में एक बार फिर लेफ्ट और जामिया के छात्रों ने हुंकार भरी। एक बार फिर दिल्ली में तहलका मचाने की तैयारी थी। दिन भर राजधानी के केंद्र में हलचल रही। उधर बीजेपी भी नागरिकता कानून पर जागरूकता बढ़ाने की मुकम्मल तैयारी में जुट गई है। आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून पर कंफ्यूजन कि बार बार दिल्ली को यूं अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। रोजाना सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ रहे हैं। जामिया और लेफ्ट के कार्यकर्ता आज सेंट्रल दिल्ली के मंडी हाउस इलाके पर जमा होने लगे। पिछले हफ्ते की हिंसक घटनाओं से सबक लेते हुए मंडी हाउस से सटे तमाम इलाकों में धारा 144 लागू की गई थी, जिसे कोई प्रदर्शनकारी भेद नहीं पाया। मगर सवालों का अंबार है कि शांत होने को तैयार नहीं। राजघाट पर सत्याग्रह के बाद आज के मार्च में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे भी नजर आए। संदीप दीक्षित ने जामिया के छात्रों की मांग को जायज ठहराने की कोशिश की। एक बैरिकेटेड जो जगह है, ये सर्विस लेने यहाँ पर उनको लिया गया है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो कैन और शील्ड दोनों को लेकर तैनात है। एडिशनल डीसीपी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या परमिशन है यहाँ पर प्रदर्शन की? कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो अब ये क्या इनको मार्च करने दिया जाएगा और क्या आगे की रणनीति है पुलिस की? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है, इनको कोई परमिशन नहीं दी पुलिस के इंतजाम पूरे हैं? पूरे इंतजाम है। मगर नागरिकता संशोधन कानून पर आर पार की जंग में बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ उतर गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने श्वेत पत्र जारी किया है। इस व्हाइट पेपर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने जारी किया है। इसमें कुल 43 पेज हैं, जिसमें कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। कोलकाता में जागरूकता अभिनंदन रैली के बाद बीजेपी ने एक बुकलेट तैयार किया है। अतीत के अध्यायों के साथ साथ भविष्य के समाधान का जिक्र किया गया है। रणनीति यही है कि नागरिकता पर विपक्ष के हमलों को कुंद किया जा सके। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विपक्ष के विरोध और हमले के जवाब में बीजेपी ने जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी ने एक श्वेत पत्र तो जारी किया ही है, साथ ही बुकलेट और पम्फलेट भी जारी करते हुए विपक्ष के विरोध को अफवाह और झूठ करार दिया है। इसके अलावा सीएए पर बीजेपी जनता से रायशुमारी कर रही है। फीडबैक फॉर्म में 7 सवालों पर राय मांगी गई है। इसमें प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। इसके लिए बीजेपी ने एक ईमेल आईडी reportonCAA@gmail.com जारी किया है, जिस पर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून से देश की राजनीति दो खेमे में बंट गई है। गैर बीजेपी शासित राज्य एनआरसी को ढाल बनाकर इसे लागू करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि संविधान में नागरिकता देने या न देने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी आबादी वाले राज्यों में नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जहां 7.3% आबादी रहती है। यहां पर टीएमसी की सरकार है और ये नागरिकता कानून के खिलाफ खड़ी है। सबसे मुखर विरोध ममता बनर्जी ने किया है। यही हाल महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना ने लोकसभा में सरकार का समर्थन किया था, मगर माना जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में शिवसेना का रुख विरोध वाला रहेगा। वहीं कांग्रेस रूलिंग राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए 6% आबादी मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान जहां पर देश की 5.7% आबादी, और इसके बाद केरल जहां पर 2.6% आबादी, और इसके अलावा पंजाब जहां पर अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहां पर 2.2% आबादी है। अगर इस सब को कैलकुलेट किया जाए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल यहां पे मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित राज्य है, 2% आबादी है देश की, और पुदुचेरी यहां पर आबादी है 0.1%। इस तरह अगर मिला दिया जाए तो लगभग 35% आबादी वाले राज्य इस वक्त सीएए का विरोध कर रहे हैं। 20 दिसंबर को हिंसा के बाद यूपी में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कड़ी चौकसी की गई, मगर सियासी आग अभी भी धधक रही है। आज मेरठ में बड़ी हलचल रही है। पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल और प्रियंका मेरठ पहुंचे थे, मगर उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। कांग्रेस इल्जाम जड़ रही है कि दर्द बांटने में सरकार रास्ता रोक रही है, पर सवाल कानून व्यवस्था का है, जिस पर यूपी पुलिस को कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
पास कोई ऑर्डर हम सुन नहीं पाएंगे आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरठ से राहुल और प्रियंका को बैरंग लौटना पड़ा, मगर राजनीति जरूर तेज हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी दुख दर्द बांटने को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परतापुर से वापस लौटा दिया गया। इमरान पहले तो जिलाधिकारी और सब अधिकारियों ने कहा कि दौरा करने दिया जाएगा, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि बैरंग लौटा दिया गया? देखिए, प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश सरकार डर रही है और प्रियंका जी केवल जख्मों पर मरहम लगा रही हैं, लोगों के साथ संवेदना व्यक्त कर रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी में सब सारी बात साफ हो जाएगी। आप पीड़ित परिवार के साथ मिलने भी नहीं देंगे, ये कौन सा न्याय है? जबकि यूपी सरकार की अपनी दलील है। धारा 144 लगी है और आप लोग रूलिंग पार्टी रही हो, तो जब ऐसी व्यवस्था होती है तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए, और जाना भी है तो कुछ दिन बाद जा सकते हैं, मगर भड़काना है, भ्रमित करना है और उसके साथ तनाव पैदा करना है, सुर्खियों में बनना है, क्योंकि जब वो तोड़ेंगे तो सुर्खी में आएंगे, प्रशासन रोकेगा, टीवी पे आने का शौक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो छपास की बीमारी है, वो थोड़ी लग गई है विपक्ष को। दरअसल 20 दिसंबर को यूपी के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की थी। मेरठ के इस्लामाबाद में भी आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी। 5 लोग 20 दिसंबर की हिंसा में मारे गए। उन्हीं 5 पीड़ित परिवार के लोगों को मेरठ के परतापुर में इस जगह बुलाया गया था, जहां राहुल और प्रियंका को पहुंचना था। पुलिस की जो एकदम हमारे जो वो काफिला जा रहा था, ऐसे में नमाज पढ़ गए और नमाज पढ़ के जब जा रहा था शांतिपूर्ण, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करा पहले, उसके बाद में फायरिंग कर दी। इससे पहले प्रियंका बिजनौर भी गई थी और नहटौर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि बिजनौर में भी धारा 144 लगी है, मगर बड़ा विवाद मेरठ में रास्ता रोके जाने पर उठा है। यूपी पुलिस महकमे ने इस पर सफाई दी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई गई है। ये थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जनपद मेरठ में आ रहे हैं, और जब बॉर्डर पहुंचे हैं तो मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी द्वारा उनको बताया गया कि जनपद में धारा 144 लागू है और आप लोग जा रहे हैं, तो ऐसी जनपद की स्थिति थी, उनको अवगत कराया गया कि सामान्य तरीके से अगर मिलना है तो जाएं और अनावश्यक भीड़ भाड़ वहाँ बहुत इकट्ठी ना होने पाए, क्योंकि बड़े मुश्किल से जनपद का माहौल सामान्य हुआ है। और अगर जाना है तो जाएँ, वहाँ पर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद नोटिस इश्यू करने के पश्चात ये लोग वापस दिल्ली की तरफ लौट गए। सरहद पर रक्षा चुनौतियों और पाकिस्तान चीन के रवैयों को देखते हुए देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति बहुत जरूरी है। इसीलिए अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने को मंजूरी दे दी है। इस तरह जल्द ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने का ऐलान किया था। करगिल युद्ध के बाद बनी रिव्यू कमेटी ने भी इस पद का सुझाव दिया था। बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार जनरल होगा। सीडीएस का पद तीनों सेनाध्यक्षों से बड़ा होगा। युद्ध की स्थिति में सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय करने की जिम्मेदारी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। लाल किले से पीएम मोदी के इस ऐलान के 4 महीने बाद अब बहुत जल्द देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिलने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने सीडीएस की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। In the country, the government has approved to create the post of Chief of Defence Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief. And the Chief of Defence Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defence and function as its secretary. सीडीएस 4 स्टार जनरल होगा जो सैन्य मामले के विभागों का प्रमुख होगा। सीडीएस का पद तीनों सेनाध्यक्षों से बड़ा होगा। प्रोटोकॉल के मामले में भी सीडीएस सबसे ऊपर रहेगा। सीडीएस मुख्यतः रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा।
युद्ध की स्थिति में सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय करने की जिम्मेदारी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ही होगी। करगिल युद्ध के समय सीडीएस की नियुक्ति को लेकर सलाह मंत्रियों के समूह ने दी थी और इसकी प्रमुख वजह उस वक्त तीनों सेनाओं में समन्वय की कमी बताई गई थी। ऐसे में सरहद पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए सीडीएस की नियुक्ति से हिंदुस्तान को नई ताकत मिलेगी। सीडीएस की नियुक्ति पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी अहम प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए तीनों ही सेनाओं में समन्वय की जरूरत है और साथ ही एक केंद्रीय नेतृत्व भी चाहिए।